नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के टेस्ट को देखते हैं। कुछ प्रमुख प्रश्न हैं, आप लोग भी इसका आंसर दीजिएगा और स्कोर बोर्ड बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पहला प्रश्न, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखिए, पंचगव्य दूध, दही, घी, गाय के मूत्र और गाय के गोबर से मिलकर बनता है। इसमें तुलसी को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के जो गद्य भाग होते हैं उसको ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं और हर वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे आप लोग शतपथ ब्राह्मण सुने होंगे, तो शतपथ ब्राह्मण भी यजुर्वेद का बहुत ही फेमस ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? देखिए, पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, उसी में पृथ्वीराज तृतीय ने या पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। उसके बाद जब 1192 में दूसरा युद्ध हुआ तराइन का, तो उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराकर ये मुकाबला जीता था। ओके, तो ऑप्शन बी सही होगा, 1191। अगला, अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता ए हिंद या तूती ए हिंद कहा जाता है, वो किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ऑप्शन डी सही होगा। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, यानी 7 सुल्तानों में वो दरबारी कवि रहे थे। अगला, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति का प्रतिपादक बलबन था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला, वर्ष इतने में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था, तो इसका आंसर होगा 1612। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? तो इसने 1616 में अपना परिचालन शुरू किया था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? देखिए, श्रीरंगपट्टनम ये मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके। अगला है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देने वाले कारकों में औद्योगिक क्रांति नहीं शामिल है, जबकि ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति और अमेरिका में अधिकारों का विधेयक से भारतीय संविधान में कुछ न कुछ लिया गया है, वहाँ से कुछ न कुछ भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। अगला है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 ये विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अगला है, भारत के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? ये है अनुच्छेद 18, जिसको हम लोग उपाधियों के अंत के नाम से जानते हैं। इसी के अंतर्गत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और ज़बरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23 ये मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध से संबंधित है। ओके। अगला है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका ये पाक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? ये चारों देखिए और ध्यान से बताइए। देखिए, भारत का जो दक्षिणी छोर है मुख्य भूमि का, वो कन्याकुमारी है। ठीक है। अगर हम बात करें भारत की दक्षिणी छोर की, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, सॉरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके। तो यहाँ पर बात हो रही है, भारत का जो दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी, वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, उसी के उत्तर में ही ये स्थित है। अगला है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर स्थित है? देखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और ये चारों शहर से कर्क रेखा गुजरती है। त्रिपुरा का एक शहर है जिसका नाम है उदयपुर, वहाँ से कर्क रेखा सबसे समीप से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है, उसे क्या कहा जाता है?
उसको स्थल मंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है उसको क्या कहलाता है? उसको 52वां समानांतर दक्षिण कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? कर्क रेखा, ये आपको बताना है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो भारत और सऊदी अरब, यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पहली बार घोषित किया गया? तो पहली बार जो एमएसपी घोषित किया गया था वो धान के लिए घोषित किया गया था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता है? मिश्रित खेती क्या है? देखिए, मिश्रित खेती वो खेती होती है जिसमें पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों एक साथ होता है, इसी को मिश्रित खेती कहा जाता है। अगला है इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में एक नहीं है? कृषि विपणन के मुख्य दोषों में अनुकूल मंडी, ये कृषि विपणन का दोष नहीं है, जबकि भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी और मार्केट इंटेलिजेंस की कमी ये कृषि विपणन के दोषों में आते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इन चारों में अगर देखेंगे तो पीलीभीत करता है, श्रावस्ती भी करता है, महाराजगंज भी करता है, लेकिन सीतापुर ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है वो है भदोही, जिसको संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? मध्य प्रदेश से बहुत से जिलों की सीमाएं मिलती हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, इटावा ये सब है, लेकिन अलीगढ़ की सीमा ये मध्य प्रदेश से नहीं साझा करती है। ओके। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक फसलों में जो प्रमुख है वो है गन्ना। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो ये आलमबाग, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एसोचैम यूपी की स्थापना 1994 में की गई थी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है, यानी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक इसमें कौन सा है? तो इसमें द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वो है व्हील बैरो। ऑप्शन ए इसमें सही है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन, देखिए सिलिकॉन एक उपधातु है। उपधातुएं क्या होती हैं? जो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करती है उनको उपधातु कहा जाता है। तो सिलिकॉन एक उपधातु है। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें अगर आप देखें तो विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण जो है इसी के जरिए धातु की उच्च शुद्धता को प्राप्त किया जा सकता है। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर होता है, जिसको यकृत कहते हैं और उसको साधारण भाषा में जिगर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? तो ये है मेरुदंड। ऑप्शन बी सही है। मेरुदंड का काम ही है कि वो फाइबर से बना है और प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करने के साथ साथ मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ऐसे ही डेली टेस्ट आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर यूपी वीडियो से संबंधित हिंदी और सामान्य ज्ञान का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।